मैंने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को जो है कि सरकार को पलटा जाए। पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात हो रही थी, अब जो है अपोजिशन मुक्त भारत बनाने की बात हो रही है। गांधी से ज़्यादा बड़ा देशभक्त जो है वो नाथूराम गोडसे। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कंप्लीट हुआ और कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जो कल बड़ा मैसेज है वो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया और कहा कि नीतीश कुमार के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में हम हैं, झारखंड में सोरेन, बिहार में नीतीश और अखिलेश उत्तर प्रदेश में हम मोदी को देख लेंगे। हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हैं, राजद के वरिष्ठ नेता। बाबा, कैसे देखते हैं ममता बनर्जी के इस बयान को? देखिए, ममता बनर्जी के बयान को हम अलग करके नहीं देख रहे हैं। कि जो मैंने नीतीश कुमार का जो दिल्ली दौरा हुआ, दिल्ली दौरा में जिस तरह से मैंने अलग अलग पार्टियों का रिस्पांस मिला, सब लोगों से ये मिले, सब लोग बहुत वार्मली इनसे मिले, रिसीव किया लोगों ने, और सब लोगों ने मैंने एक स्वर से ये कहा कि नहीं साहब, ज़रूरत है कि सब लोग एक साथ आएँ और 2024 के चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को जो है कि सरकार को पलटा जाए। इसलिए कि जिस ढंग से सरकार काम कर रही है उससे मैंने पूरा प्रतिपक्ष जो है चिंतित है। आपको याद होगा कि जगत नड्डा जी ने यहीं पटना में कहा था कि सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी, अकेले भारतीय जनता पार्टी बनेगी। तो पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात हो रही थी, अब जो है अपोजिशन मुक्त भारत बनाने की बात हो रही है। और अपोजिशन मुक्त भारत का क्या मतलब होगा कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में तानाशाही जो है आ जाएगी। इसके अलावा जिस ढंग से देश को चलाया जा रहा है, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, 22 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, करीब 2.5-3 करोड़ जो है ईसाइयों की आबादी है। आप उनको सीधे छांट कर चल रहे हैं, आप उनको भारतीय नागरिक मान नहीं रहे हैं। अब देखिए कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभाएं हो, जिसमें 1100 सीट है इस देश के विधानसभा में, एक भी मुसलमान सदस्य जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन संस्थाओं में, मैंने प्रतिनिधि संस्थाओं में नहीं। ये क्या साबित करता है भाई? तो आप देश को तो खंडित कर रहे हैं, दूसरे अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से आप चला रहे हैं उसका नतीजा ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अनुसार पिछले दिनों मैंने 18 से लेके 35-40 वर्ष के उम्र के लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ी है। और इसमें वही मैंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो एनालिसिस है वो बता रहा है कि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी तादाद है, तो बेरोजगारी का है, जो आर्थिक दबाव है, प्रेशर है, उसके डर से लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। आज ये हालत हो गई है, तो इसलिए ये सब लोग ज़रूरी महसूस कर रहे हैं। और राज्य सरकारों पर जिस ढंग से दबाव पैदा किया जा रहा है, जो भी गैर भाजपाई राज्य सरकार हैं उन पर जिस ढंग से हमला किया जा रहा है, इसके नमूना हम लोगों ने ममता बनर्जी के यहाँ वेस्ट बंगाल में देखा। पिछला जो चुनाव हुआ, किस ढंग से हमला हुआ, ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे देश की को पराजित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है हमला वहाँ किया गया हो। ये तो खैर वहाँ जो एक संस्कार है बंगालियों का अपना, और एक उनका एक सब नेशनलिज्म है, उपराष्ट्रीयता जो है, उनको ये लगा कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको ख़त्म करने के लिए ये सब लोग कर रहे हैं। बाद में आप देखिए बुरी तरह परास्त हुए, लेकिन किस तरह से गवर्नर ने परेशान किया ममता बनर्जी को। जो राज्यों का हिस्सा होना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल रहा है। कोरोना के चलते जो है जीएसटी की वसूली कायदे से नहीं हुई। तय हुआ था कि 5 साल तक जीएसटी रहेगा, 5 साल पूरा हो रहा है इस साल, लेकिन बकाया जो है जीएसटी का अभी तक राज्यों को जो है मिला नहीं है। तो राज्यों का जो हक है वो भी नहीं दिया जा रहा है। राज्यों को उपनिवेश की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। भाषण में आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्य और केंद्र के बीच में संबंध के बारे में, लेकिन जो ट्रीटमेंट है, जो व्यवहार है, वो लगता है कि जैसे कॉलोनी है। वैसे में ममता बनर्जी की अपनी शख्सियत है, बहुत ही मजबूत शख्सियत है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रमाणित है। अकेले उस महिला ने वामपंथी सरकार जो 30 वर्षों से 32 वर्षों से काबिज थी बंगाल की सत्ता पर, उसको उल्टा, और जिस ढंग से मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी के हमला का, उसे एक लड़ाकू नेता की छवि उनमें उभरी है। और वो भी चाहते हैं कि नहीं साहब, ये
सरकार जो है जाए। वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रही हैं। एक आपातकाल आप लोगों ने देखा, उसी से नीतीश कुमार निकले, लालू प्रसाद यादव निकले, आप भी जेल गए, लड़ाई लड़ी। क्या ये अघोषित आपातकाल है जिसका जिक्र विपक्ष करता है और इससे उभरेगा? देखिए, आपातकाल जरूर था, लेकिन आज जिस ढंग से भय का माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल उस समय नहीं था, आपातकाल के दरमियान नहीं था। हम आपातकाल में करीब करीब 3 महीना 3.5 महीना बाद जो है हम गिरफ्तार हुए थे। पटना में पानी आ गया था, पानी कम होने लगा तब हमारी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरह का जो एक भय का वातावरण आज जो बना हुआ है वो नहीं था। आज तो ऐसी हालत है कि सरकार और पुलिस को जो करना होता है कर ही रही है। इनके जो समर्थक लोग हैं, बजरंग दल के लोग, तो कौन हिंदू परिषद के लोग, तो ये साधु सन्यासी लोग, ये जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिजिकल हमला कर रहे हैं लोगों के ऊपर, ये कभी नहीं था हिंदुस्तान की राजनीति में। मतभेद था, लेकिन आप जो है किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाइए जिसकी बात से आप नहीं सहमत थे, ये नई तरह की संस्कृति जो है पैदा हुई है। इसलिए एकदम डरावना मामला जो है दिखाई देता है। आज ही हम कहीं किसी न्यूज़ में देख रहे थे किस ढंग से जो बजरंग दल के लोगों ने हमला किया। तो ये रोज़मर्रे की घटना है। अब भला बताइए, मैंने धर्म सम्मेलन होता है, धर्म संसद होता है, वहाँ गेरुआ बसधारी जो है सीधे मैंने नरसंहार का कॉल देता है। अब इस देश में महात्मा गांधी को के नारा लगाया जा रहा है, ये स्थिति पैदा हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। आतंकवाद और फलाना ठिकाना कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर कौन है भाई? प्रज्ञा ठाकुर का मामला मालेगांव ब्लास्ट मामले में आया, जिसमें 6 आदमी जो है मारे गए थे। समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक एक्यूज से सुनील जोशी, उनकी हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ तक कि जो हैदराबाद में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी इनका नाम आया था। अब खुलेआम जो है उनको आपने टिकट दिया। एक आतंकवाद के मामले में अभियुक्त को आपने दिखा, अभी भी वो दोष मुक्त नहीं हुए, अभी उनका मामला चल रहा है। और वही महिला हैं जिन्होंने कहा था कि गांधी से ज़्यादा बड़ा देशभक्त जो है वो नाथूराम गोडसे। ये जो एक संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है, जिस आत्मा को संविधान के दायरे में ले आने की कोशिश की गई है, जो हमारे माने देश की विविधता है, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति हमारे यहाँ, अलग अलग खान पान, सब उसकी रक्षा की गारंटी दी गई थी हमारे संविधान में। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हैं, मर्द हैं, ब्राह्मण हैं, मुसहर हैं, सबको बराबरी का अधिकार जो है दिया गया था। और लोकतंत्र तो कहता ही है कि बराबरी का अधिकार। एक वोट की गिनती जो है वो माने शिवानंद तिवारी का वोट हो या जीतन राम मांझी का वोट हो, उसका वजन बराबर होता है। तो समता के सिद्धांत पर ही लोकतंत्र का ये है। और लोकतंत्र ने ही जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको समाज में जगह दिया है। अगर वोट का अधिकार उनके पास नहीं होता तो उनके यहाँ कोई जाता है? पहले लोग जाते थे उनके यहाँ। अब चूंकि वोट का अधिकार उनको भी, उनके अंदर भी जागृति आई है। पहले जैसे जो गांव का बड़ा आदमी होता था, उसके दरवाजे पर आप बैठे, वो जिम्मा ले लेता था कि आप जाइए, निश्चिंत रहिए यहाँ के वोट से। वो ज़माना चला गया। अब उसके झोपड़ी में भी जाके जो चुनाव लड़ने वाला है उसको हाथ धोना पड़ता है। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो इतने दिनों के संघर्ष के बाद जो हासिल हुआ है वो खत्म हो जाएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आप जिसको कहिएगा वही रहेगा। और ये जो साधु सन्यासी, इनका राज हो जाएगा और ये नरसंहार कराएंगे। ये स्थिति है। इस स्थिति से पूरा देश जो है चिंतित है। और जो आपका मूल सवाल था मैंने इमरजेंसी का तो मान लीजिए कि संविधान में प्रावधान था और उस प्रावधान का दुरुपयोग किया गया और उसका मैंने इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो संवैधानिक प्रावधान का ही दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतंत्र में ही विश्वास करती थी। कांग्रेस पार्टी जो है गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने वाली पार्टी थी। उसका फिसलन हुआ, उसको फिर करेक्ट कर दिया। चुनाव हो गया देश में 1977 में और नतीजा क्या हुआ? देश की जनता ने इंदिरा गांधी, संजय गांधी सबको साफ कर दिया। तो एक ढंग से समझिए कि चुनावी क्रांति हुई वो। और जयप्रकाश आंदोलन का और कुछ देन हो या नहीं,
लेकिन जो ये धारणा बनी हुई थी देश में कि कांग्रेस पार्टी का जो शोर है पताल में गया हुआ, उसको कोई हिला नहीं सकता है, उसको जयप्रकाश आंदोलन ने गलत साबित किया। और ये इनका तो है ना, एक तरफ जो है आप जाते हैं, क्या नाम है, याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी जब गए थे पार्लियामेंट में पहली दफ़ा, तो उन्होंने चौखट पर माथा रोका था और ये कहा था कि हमारे लिए धर्म की एक ही किताब है, वो भारत का संविधान है। आज क्या हालत है भाई, उसी संविधान की आप हत्या कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट का में बैठते नहीं हैं, आप ज़बरदस्ती अपने ताकत के जोर पर जो है आप चला रहे हैं। अगर यानी अल्पमत का आदर नहीं होगा, अल्पमत का बहुसंख्यक आदर नहीं करेगा, उसको आपने ताकत के जोर से उसको मसल देगा, लोकतंत्र नहीं चल सकता। देखिए, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को चलाने के लिए जो संविधान है उसको साथ लेकर चलना होगा। शिवानंद तिवारी को आप सुन रहे थे फर्स्ट बिहार के साथ, बने रहे, धन्यवाद।